हमारा आज का प्रोग्राम है ज़कात के मसाइल का। जिस तरह नमाज का सीखना फ़र्ज़ है, बेऐन ही इसी तरह उस मुसलमान के लिए जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है उसके लिए ज़कात का सीखना भी फ़र्ज़ है। ये कोई सिर्फ़ उभारने वाली बात नहीं है कि मैंने जज्बात उभारने के लिए कह दिया कि उस पर ज़कात का सीखना फ़र्ज़ है। ये शरई मसला है। अगर किसी मुसलमान को नमाज ना आती हो, ये इंसान गुनहगार है कि मुसलमान है, इस पर नमाज फ़र्ज़ है और इसको नमाज नहीं आती। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी मुसलमान को ज़कात ना आती हो, यानी ज़कात उस पर फ़र्ज़ है और उसको ज़कात के ज़रूरी मसले नहीं आते, ये भी उसके लिए ऐसे ही गुनाह है। तो ज़कात के जो ज़रूरी मसाइल हैं उनको हम अपनी इस मुख्तसर सी नशिस्त में अर्ज़ करते हैं, और जब ये मुकम्मल हो जाएंगे उसके बाद फिर आखिर में आप हज़रात कोई सवाल पूछना चाहें, उसका जवाब इंशाअल्लाह मुझे आता होगा तो अर्ज़ कर दूँगा। पहला उन्वान हमने वहाँ ये लिखा था कि कौन से माल पर और कितनी मालियत पर ज़कात फ़र्ज़ है। जो इश्तिहार पे हमने उन्वानात दिए हुए थे, तो हम एक एक ले लेते हैं। नंबर 1, कौन से माल पर और कितनी मालियत पर ज़कात फ़र्ज़ है। ये पत्र लिखता है। और इसमें एक लफ्ज़ भी बढ़ा लें, कौन से माल पर कितनी मालियत पर और कब ज़कात फ़र्ज़ है। मालियत पर और कब ज़कात फ़र्ज़ है। ये दो तीन बातें हैं जो एक ही उन्वान में आ गई। कौन से माल पर ज़कात फ़र्ज़ है। ये हमारे पास बहुत सारा माल है। मेरे घर में फ्रिज रखा हुआ है, सोफ़ा रखा हुआ है, मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, ये माल है, सारा पैसा है। क्या इस पर ज़कात फ़र्ज़ है? तो ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए 4 किस्म के अमवाल हैं। इन 4 किस्म के अमवाल में ज़कात फ़र्ज़ होती है, इसके अलावा ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। हम वो अमवाल लिखते हैं। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, 3 नकदी, माल तिजारत। सिर्फ इस किस्म के माल पर ज़कात फ़र्ज़ है। इसके अलावा कोई और माल होगा तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। मैं इसकी वज़ाहत करता हूँ। सोने पर ज़कात फ़र्ज़ है, चांदी पर ज़कात फ़र्ज़ है, और मालियत उसकी कितनी हो ये हमारा दूसरा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन पहले पता तो हो कि किस किस माल पर ज़कात है। मालियत उसकी फिर बाद में देखेंगे। और तीसरा नकदी, नेट कैश, और चौथा माल तिजारत। सोने को सारे जानते हैं, चांदी भी जानते हैं, नकदी भी जानते हैं। माल तिजारत का क्या मतलब है? माल तिजारत वो माल, वो चीज़ जिसको आपने तिजारत के लिए रखा हुआ है, आप उसको बेचकर उससे पैसा कमाना चाहते हैं, वो आपका माल तिजारत है। लिहाजा जो चीज़ माल तिजारत नहीं होगी वो ज़कात उस पर नहीं होगी। अब मिसाल के तौर पर मेरे घर में मोटरसाइकिल है, 2 मोटरसाइकिलें, 3 हैं, 4 हैं, मेरी ज़रूरत से ज़्यादा हैं। कभी हम कोई मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी कोई एक मोटरसाइकिल फारे खड़ी रहती है। अब वो जो मोटरसाइकिल है वो सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, नकदी भी नहीं है, माल तिजारत भी नहीं है। क्योंकि वो मोटरसाइकिल मैंने घर में इसलिए ख़रीद कर नहीं रखी कि मैं इसको बेचूंगा फिर इससे पैसे आएंगे। हाँ, जो मेरे शोरूम में मोटरसाइकिल खड़ी है वो मैं ख़रीद कर ही इसलिए लाया हूँ कि इसको मैं बेचूंगा और इसके ज़रिए से पैसा कमाऊँगा, वो माल तिजारत है। तो ये माल तिजारत का नुक्ता समझना ज़रूरी है। इसी तरह एक प्लाट है, वो हमने ख़रीद कर रखा हुआ है, बच्चों की शादियाँ करेंगे, उनको घर बना कर देंगे, या मैं अपना घर उसमें बनाऊंगा, मैं अपना क्लिनिक बनाऊंगा, मैं कोई चीज़ बनाऊंगा। वो प्लाट मैंने इसलिए नहीं ख़रीदा कि मैं उसको बेचूंगा फिर उससे पैसा कमाऊंगा। जैसे लोगों के पास पैसा होता है ना, पैसा सेव करने के लिए प्लाट ख़रीद कर रख लेते हैं कि ये प्लाट कल बेचेंगे फिर इससे ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो वो प्लाट माल तिजारत है।
जो प्लाट मैंने किसी और ज़रूरत के लिए ख़रीदा है वो है, तो वो प्लाट ना सोना है, ना चांदी है, ना नकदी है, ना माल तिजारत है, लिहाजा उस प्लाट की कीमत पर ज़कात नहीं होगी। अब देखते जाएं, मोबाइल है, घड़ियां हैं, लैपटॉप हैं, कंप्यूटर हैं, घर का फर्नीचर है, कार है, सवारी है, फ्रिज है, एसी है, इनमें से किसी चीज़ पर ज़कात नहीं है, चूँकि ये माल तिजारत नहीं है। हाँ, अगर उनमें से कोई चीज़ मैंने, जैसे मोबाइल मेरी जेब में है, इस पर ज़कात नहीं है, भला वो 10 लाख के क्यों ना हो। जो मोबाइल किसी आदमी ने दुकान पर लेकर रखा हुआ है, उसकी मोबाइलों की दुकान है, भाई उस मोबाइल को तो उसने तिजारत के लिए रखा हुआ है ना, वो जितने पैसों का भी होगा उस पर ज़कात होगी। ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। ये पहला हमारा नुक्ता था, कौन से माल पर, ये कौन से माल, इन 4 माल पर। एक इसमें 5वां माल भी होता है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, लेकिन उसकी तशरीह नहीं बताऊँगा इसलिए कि वो हमसे ताल्लुक़ नहीं उसका। 5वां माल है जानवर, बकरियां, भेड़ें, गाय, भैंस, बैल, ऊँट, 3 जानवर हैं सिर्फ। बकरी, उसमें भेड़, दुम्बा वगैरह सब आ जाते हैं। नंबर 2 गाय, उसमें भैंस, बैल आ जाते हैं। नंबर 3 ऊँट। इन 3 किस्म के जानवरों पर भी ज़कात होती है, लेकिन वो हमारे यहाँ जो जानवर होते हैं ना, उन पर ज़कात नहीं होती, इसलिए कि इन जानवरों के लिए शर्तें हैं ख़ास। मसलन वो बकरी है, गाय है, तो वो घर का चारा ना खाती हो, बाहर चरती हो, तो ऐसी पर होता है। फिर उस पर साल गुजरे, फिर उसकी ख़ास मिकदार हो। बकरियां हैं, अगर 39 तक बकरियां हैं, बाहर चरती हैं, फिर भी ज़कात नहीं है। 40 हो जाएं तो 1 बकरी हो जाएगी, 121 हो जाएं तो कितनी बकरियां हो जाएंगी। वो उन लोगों के लिए है जिनके पास एक तो बकरियां, गाय और ऊँट ज़्यादा हों, और ज़्यादा होने की मिकदार भी शरीयत से पूछ ली जाए, और दूसरा वो बाहर चरती हूँ, घर का चारा न खाती हूँ, या ज़्यादा अरसा साल का बाहर चर के गुजारा करती हूँ। हमारे मुआशरे में उसका वजूद नहीं है, इसलिए मैं उसको जिक्र नहीं करता। तो ये 4 चीज़ें हैं जिन पर ज़कात है। दूसरा, कितनी मालियत पर ज़कात होगी। सोना है तो कितना हो भाई ज़कात फ़र्ज़ होगी। ये तो नहीं कि थोड़ा सा सोना पड़ा हुआ ज़कात दे दो। नकदी है, किसी के पास टोटल पड़ा हुआ 500 रुपया है, तो ये मालियत कितनी हो, हम फिर कहेंगे भाई आप भी ज़कात दो। सोना 7.5 तोले, 7.5 तोले। अगर किसी के पास सिर्फ सोना है, इनमें से इस नुक्ते को बगौर समात फरमाइएगा, सिर्फ सोना है और इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी उसके पास नहीं है, चांदी भी नहीं है, नकदी का 1 रुपया भी नहीं है, माल तिजारत की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ सोना है, तो फिर 7.5 तोले सोना होना ज़रूरी है। और अगर सोना कुछ है और साथ ये भी कुछ है, तो ये मैं बाद में बताऊंगा। इतना नुक्ता वाज़ेह होना चाहिए कि जो लोग कहते हैं ना कि मैं ज़कात इसलिए नहीं देता, मेरे पास 7.5 तोले सोना नहीं है। 7.5 तोले सोना होना तब ज़रूरी है जब उसके पास 10 रुपये भी ना हो, कुछ भी ना हो, फिर 7.5 तोले हैं तो ज़कात दो, 7.5 तोले नहीं है तो ज़कात ना दो। ये सिर्फ सोना हो। सिर्फ चांदी हो एक आदमी के पास तो 52.5 तोले चांदी हो। नकदी है सिर्फ और कुछ भी नहीं है, 52.5 तोले चांदी के बराबर, चांदी के बराबर नकदी हो। माले तिजारत है 52.5 तोले चांदी के बराबर। इन नुक्तों का मतलब होता है, ऊपर वाले लफ्ज़ मैंने नीचे लिख दिए हैं, 52.5 तोले चांदी के बराबर। अब इसको ज़रा समात फरमाइए। सिर्फ सोना हो तो 7.5 तोले होगा, सिर्फ चांदी है तो 52.5 तोले चांदी, नकदी है तो इतनी नकदी आपके पास होनी चाहिए जो 52.5 तोले चांदी के बराबर होती है। माल तिजारत है तो इतना होना चाहिए जो 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर हो, तो आप पर ज़कात होगी। होता बाद दफ़ा ये है कि सोना है तो वो 7.5 तोले नहीं है, चांदी है तो वो 52.5 तोले के बराबर नहीं है, कम है, नकदी है तो 52.5 तोले से कम है, माल तिजारत है तो 52.5 तोले से कम है। तो फिर क्या होगा, देखें पहला नुक्ता भूले ना, सिर्फ सोना है तो 7.5 तोले हो, आपके पास चांदी है 52.5 तोले के बराबर है, भला और कुछ भी नहीं है आपके पास, आप ज़कात दें। आपके पास सिर्फ नकदी है और आपके पास कुछ भी नहीं है, सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं, माल तिजारत भी नहीं, लेकिन इतना नेट कैश आपके पास मौजूद है जिससे आप 52.5 तोले चांदी खरीद सकते हैं, तो आप ज़कात दें। आपके पास सिर्फ माल तिजारत है और इसमें से कुछ भी नहीं है आपके पास, इतना माल तिजारत होना चाहिए जिसकी कीमत 52.5 तोले चांदी के बराबर हो, तो आप ज़कात दें। ये पहला मसला है। दूसरा ये कि बाद दफ़ा ये सारी चीज़ें इतनी नहीं है जितनी मैंने लिखी हैं, ये थोड़ी थोड़ी हैं। सोना है घर में वो थोड़ा सा है, 1 तोले 2 तोले जैसे औरतों के पास पड़ा होता है, चांदी है तो वो थोड़ी सी है,
नकदी है तो वो थोड़ी सी है, माल तिजारत है वो थोड़ा सा छोटी मोटी दुकान है कोई, तो फिर क्या किया जाएगा? फिर ये देखा जाएगा कि आपके पास इसमें से जितनी चीज़ें हैं, चाहे इन 4 में से 3 हैं, 4 में से 3 हैं, 2 हैं, कुछ चीज़ें हैं आपस में, तो अब आप उनकी टोटल कीमत मिलाएं। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक आदमी के पास सोना है और वो सिर्फ 1 तोले सोना है, 7.5 नहीं हुआ, और उसके पास चांदी नहीं है, नकदी उसके पास 1000 रुपया है, माल तिजारत उसके पास नहीं है, तो कुछ चीज़ें होगी ना, कुछ चीज़ें होंगी। 1 तोला ये है और 1000 रुपया ये है। अब इन दोनों की कीमत मिलाओ। 1 तोला है आजकल 1 लाख रुपए का, तकरीबन 1,25,000 रुपये आज का रेट है, 1 लाख रुपए का, और साथ 1000 रुपया है, तो 1,01,000 हो गया ना। अब इसकी कीमत इतनी होनी चाहिए जितनी 52.5 तोले चांदी की है। ये मुश्किल रियादी तो नहीं लग रही? अच्छा, जिसको समझना है वो बाद में फिर हमसे वैसे ही पूछ लिया करे, जी मेरे ऊपर ज़कात है या नहीं है। अगर आ रही है तो बहुत अच्छा। सिर्फ सोना 7.5 तोला नहीं था, थोड़ा सा सोना था, वो 1 तोला था, साथ उसके पास थोड़ी सी चांदी है, थोड़ी सी नकदी है, थोड़ी सी माल तिजारत है, कोई चीज़ साथ थोड़ी सी और है। इन दोनों की टोटल कीमत अब मिलाओ। अगर टोटल कीमत इतनी बनती है जितनी 52.5 तोले चांदी की है, तो इस पर ज़कात फ़र्ज़ है। लिहाजा 1 लाख रुपए का ये हो गया, 1000 ये हो गया, तो इसके पास टोटल मालियत होगी 1,01,000 रुपये, और 52.5 तोले चांदी का रेट है तकरीबन 70,000 रुपये आजकल, तो 70,000 रुपये से ज़्यादा हो गया ना। तो लिहाजा इस आदमी को कहा जाएगा कि तुम ज़कात दो, तुम्हारे ऊपर ज़कात है। इसी तरह एक आदमी के पास नकदी है और साथ उसके पास थोड़ा सा माल तिजारत है, ये 2 चीज़ें हैं, इन दोनों की अगर कीमत मिलाई जाए तो वो 70,000 रुपये बन जाती है, तो उसको कहा जाएगा कि तुम ज़कात दो। अगर उसकी कीमत 70,000 में नहीं बनती, 70,000 में पूरी मजलिस में जब भी बोलूँगा, इसका मतलब होगा 52.5 तोले चांदी की कीमत, वो अगर कल 65,000 हो गया तो फिर 65,000 होगा, कल वो 75,000 हो गया तो 75,000 होगा। ये मैं आसानी के लिए 52.5 तोले का लफ्ज़ ज़रा मुश्किल है, 70,000 का लफ्ज़ ज़रा आसान है, तो इसलिए मैं 70,000 का लफ्ज़ बोलूँगा। तो अगर 70,000 रुपये की नकदी और माल तिजारत दोनों को मिलाओ, मसलन नकदी उसके पास है 10,000 रुपये और दुकान में सामान पड़ा हुआ है 80,000 रुपये का, 80,000 जमा 10,000 90,000 हो गया। और बल्कि यूँ मिसाल बनानी चाहिए कि माल तिजारत को पड़ा हुआ है 60,000 रुपये का और नकदी है 20,000 रुपये। अकेली नकदी देखो तो 20,000 है, 70,000 से कम है ना, ज़कात नहीं आनी चाहिए। अकेला माल तिजारत देखो तो उसके पास कितना है 60,000 का, तो भी वो 70,000 से कम है, ज़कात नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोनों को मिलाओ तो 70,000 बन जाता है, 80,000 बन रहा है, लिहाजा इस पर ज़कात होगी, ये ज़कात देगा। ये मसला थोड़ा सा पेचीदा है, अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो अल्लाह मेरा बोलना कबूल फरमाए, आपका सुनना कबूल फरमाए। और लेकिन माशाल्लाह आपके चेहरे बता रहे हैं समझ आ गया है। अच्छा, तीसरा लफ्ज़ मैंने लिखा था कि ज़कात कब फ़र्ज़ होती है। हमारे यहाँ ज़कात रमज़ान में बयान के शुरू में न कहा हमारे दियार पाकिस्तान में ज़कात रमज़ान में फ़र्ज़ होती है। हमारे यहाँ लोगों ने बनाया हुआ है कि ज़कात रमज़ान शरीफ में फ़र्ज़ होती है, ये बिल्कुल गलत है। रमज़ान का ज़कात से कोई जोड़ नहीं है और ज़कात का रमज़ान से कोई जोड़ नहीं है। ज़कात फ़र्ज़ होती है 2 शर्तों के साथ। नंबर 1, आपके पास ये वाली चीज़ें हों 52.5 तो मिसाल के तौर पर एक आदमी के पास नकदी है 70,000 रुपये की। मैं आसान मिसाल दे रहा हूँ कि ज़कात आप पर कब फ़र्ज़ होती है, आपने ज़कात कब देनी होती है। रमज़ान में नहीं देनी होती, बल्कि आपने उस दिन देनी होती है जिस दिन ज़कात आप पर फ़र्ज़ हो। कब फ़र्ज़ होती है? पहली दफ़ा ज़िंदगी में जब आप साहिब निसाब हो जाएं। साहिब निसाब एक इस्तिलाही लफ्ज़ है जिसका मतलब यही है कि आपके पास 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर सरमाया आ जाए। जिस दिन आपके पास 70,000 रुपये का सरमाया आ गया, उस दिन आप शरीयत की नज़र में साहिब निसाब हो गए, यानी आप शरीयत की नज़र में मालदार इंसान हो गए। तो मैं आइंदा 52.5 तोले की बजाय 70 क्लास बोलने लगा हूँ। जिस दिन पहली दफ़ा आपके पास 70,000 रुपये का टोटल सरमाया आ गया, वो दिन आप अपने पास लिख लें, या पर लाजिम है और इस्लामी लिहाज से लिखें। मसलन एक आदमी की शादी होती है और शादी पर उसके पास 70,000 रुपया आ जाता है, वो 70,000 रुपये का मालिक बन जाता है। वो देखिए आज तारीख़ किया है, आज मिसाल के तौर पर तारीख़ है 20 रबीउल अव्वल। 20 रबीउल अव्वल को इसकी शादी और 70,000 रुपये आ गया।
अगले साल जब 20 रबीउल अव्वल आएगी, एक साल गुजर गया ना, अगले साल 20 रबीउल अव्वल वाले दिन इस पर ज़कात फ़र्ज होगी, चूँकि इसको अमीर बने हुए 1 साल हो गया है। मुख्तलिफ एक आदमी की अच्छी नौकरी लग गई, उसकी अच्छी नौकरी लगी तो वो देखे आज क्या तारीख है, उसने देखा आज 10 रजब है, रजब का महीना, शाबान का महीना। उसने देखा आज शाबान के महीने की 10 तारीख है, 10 तारीख को उसको तनख्वाह मिली और उसकी जेब में 80,000 रुपया आ गया, 70,000 आ गया ना, मैं 70,000 की मिसालें लेता हूँ। 10 शाबान को उसकी जेब में 70,000 रुपया आया तो वो शरीयत की नज़र में साहिब निसाब हो गया। अब ये 10 शाबान है, अगले साल जब 10 शाबान आएगी तो अब अगले साल वो 10 शाबान को देखे कि अब मेरे पास कितना पैसा है। अगर 70,000 से ज़्यादा है, मसलन 1 लाख रुपया है, अगले साल 10 शाबान को, तो 1 लाख रुपये की ज़कात दे दे। अगले साल उसके पास 75,000 रुपया है तो 75,000 की ज़कात दे दे। पूरे साल के दरमियान जो वो खाता पीता रहा, आते जाते रहे पैसे, उनके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, उन पर कोई ज़कात नहीं। इस जुमले को मैं दोहराता हूँ, इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। ज़कात ये नहीं होती कि आपकी जितनी आमदनी आ रही है उससे हर महीने उसकी ज़कात दो। एक दफ़ा जब आप साहिब निसाब बन गए, आप अपनी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर 70,000 रुपये के मालिक बन गए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 70,000 रुपये का सरमाया है, इन 4 अमवाल में से 70,000 रुपये का सरमाया है। आज की तारीख़ आप लिखें, वो तारीख़ बनी है 10 शाबान। अगले साल 10 शाबान तक आपको अपने पैसे का हिसाब रखने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़कात के लिए। आप खाएं पिएं खर्च करें, पैसा आए जाए, कोई टेंशन नहीं। अगले साल जब 10 शाबान आए तो आप होशियार बाश हो जाएं कि आज 10 शाबान है, मुझे साल पूरा हो गया है। आज साल गुजरने के बाद 10 शाबान को मेरे पास कितना पैसा है, 75,000 है, 80,000 है, लाख है, 2 लाख है। उसमें कुछ पैसा ऐसा भी होगा जिस पर साल भी नहीं गुजरा, मसलन आपके पास 5 दिन पहले कोई पैसा आया है, वो पैसे की भी ज़कात होगी, क्योंकि पूरा साल जो खाते पीते रहे उसकी भी तो कोई ज़कात नहीं दी। तो ये दूसरा नुक्ता हो गया कि ज़कात कब फ़र्ज़ होती है। पहली दफ़ा इंसान जब 70,000 रुपये के सरमाए का मालिक हो जाता है, वो तारीख़ याद रखे, अगले साल वही तारीख़ को जब देखे, उस तारीख़ को जब वो तारीख़ आए तो देखे आज मेरे पास कितना पैसा है, जितना पैसा है उसकी ज़कात दे दे। ये इसकी तारीख़ की, ज़कात की तारीख़ है, हर आदमी की अलग होती है। तो आप में से बहुत सारे बैठे होंगे, किसी की कोई तारीख़ होगी और किसी की कोई तारीख़ होगी। तो जैसे अदालतों की तरीक़े नहीं याद रखते, वो पर पीछे जज का होता है ना जोर, तो इसलिए वो तरीक़ें अच्छे तरीके से याद होती हैं। तो भाई ये भी हमें याद रखनी चाहिए कि हमारी ज़कात की एक तारीख़ है, हर आदमी को पता हो कि मेरी ज़कात की तारीख़ क्या है। अब यह मसला ये बनता है कि बहुत सारे लोगों ने रमज़ान में देना शुरू की हुई है, उनको पता नहीं है कि हम पहली दफ़ा कब साहिब निसाब बने थे। तो उनकी खिदमत में गुजारिश है बस अब वो इसी तारीख़ को बाकी रखें। लेकिन एक काम करें कि अगर उन्होंने बिला तायीन रमज़ान में ज़कात देने का इंतज़ाम शुरू कर रखा है कई सालों से, तो एक तारीख़ का तयन करें। मसलन रमज़ान में ज़कात देते हैं लेकिन ये नहीं पता कब देते हैं, तो वो क्या करें, वो देखें कि मैं कब ज़कात देता हूँ। वो देता है मैं आखिरी 10 दिनों में देता हूँ, तो लिख ले 21 तारीख़ आज से आप लिख लें, चाहे अभी दिलों में लिख लें कि आज से आइंदा मैं 21 तारीख़ मेरी तारीख़ ज़कात होगी। कोई रमज़ान के पहले अशरे में देता है तो वो लिख दे 2 रमज़ान मेरी तारीख़ ज़कात होगी। दरमियान में देता है वो लिख ले 15 रमज़ान। कोई एक तारीख़ अभी मुतय्यन करे कि मैं इस तारीख़ को तारीख़ ज़कात बना रहा हूँ और इस तारीख़ को बैठ कर मैं आज हिसाब करूँगा। मसलन एक आदमी ने अभी आपके मजमे में बैठे बैठे 20 रमज़ान की नीयत कर ली कि भाई मैं रमज़ान में तो देता हूँ लेकिन मैंने आज से 20 रमज़ान की नीयत कर ली, तो 20 रमज़ान को बैठ कर वो ज़कात देगा। उस ज़कात का हिसाब कैसे करेगा, वो हमारा दूसरा उन्वान है। ये पहला उन्वान ख़त्म हुआ, मैं इसको थोड़ा सा दोहरा देता हूँ ताकि भूले ना। कौन से माल पर ज़कात फ़र्ज़ है, सोना चांदी नकदी माल तिजारत। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया घर का फ्रिज है, एसी है, मोटरसाइकिल है, मोबाइल है, आपका अपना घर है, इनमें ज़कात नहीं है। दूसरा कितनी मालियत पर, वो मैंने आपको बता दिया। सिर्फ सोना है तो 7.5 तोले, सिर्फ चांदी है तो 52.5 तोले के बराबर पैसे हों, सिर्फ नकदी है और कुछ भी नहीं है 52.5 तोले के बराबर पैसे हों, सिर्फ माल तिजारत है तो 52.5 तोले के बराबर पैसे हों। लेकिन अगर इनमें से कोई एक चीज़ है मगर उसके पैसे 52.5 तोले से कम हैं, चीज़ें 2-3 हैं मगर थोड़ी थोड़ी हैं, सबके टोटल पैसे जमा करो। टोटल जमा करने के बाद देखो 52.5 तोले के बराबर पैसा बनता है। अगर बनता है तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ है, आप ज़कात दें। और ज़कात फ़र्ज़ कब होती है, जब पहली दफ़ा आप साहिब निसाब बने थे, अगले साल इस्लामी तरीके लिहाज से उसी दिन को। अगर आपको याद नहीं है कि मैं पहली दफ़ा कब साहिब निसाब बना था
और अब आप किसी तारीख को ज़कात दे रहे हैं तो उस तारीख को पक्का कर लें। लेकिन आपको पता भी नहीं मैं साहिब निसाब कब बना था और अब तक ज़कात देने की कोई तरतीब भी नहीं है, आज नीयत की है कि आइंदा ज़कात दूंगा, तो अभी बैठे बैठे अंदाजे से कोई तारीख मुतय्यन कर दें। आप सोच लें पहली दफ़ा जब पैसा आया था तो इस्लामी महीना कौन सा था, तो उस महीने की कोई तारीख मुतय्यन कर लें, या कुछ भी दिल में नहीं आ रहा, बस ये पता है कि एक दफ़ा मैं साहिब निसाब बना था, अमीर हूँ लेकिन ज़कात नहीं देता। आप अपनी मर्ज़ी से कोई एक तारीख इस्लामी महीने की मुतय्यन कर लें, आइंदा हर साल उसी तारीख को ज़कात का हिसाब करना ज़रूरी होगा। ये वाज़ेह हो गया। अब हमारा दूसरा टॉपिक है, अच्छा ये चीज़ें ना फिर भूल भी जाती हैं बाद में, तो उसका आसान हल ये है, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप मुझसे रिकॉर्डिंग तलब भी कर सकते हैं, ये बैठ कर इसको 2-3 दफ़ा आप ज़रा सुन लेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह ये याद रह जाएगा। और एक दूसरी सूरत होती है कि कभी दो दोस्त आपस में बैठ के एक दूसरे के सामने दोहरा लिया, बाज़ अहबाब यहाँ बैठ कर लिखते भी हैं, तो वो लिखा हुआ बैठ कर उसको दोहरा लिया, तो ये दोहराने से फिर याद हो जाता है। दूसरा हमारा उन्वान था अपनी ज़कात के हिसाब का तरीका, जो उन्वान हमने इश्तिहार में लिखा था, अपनी ज़कात के हिसाब का तरीका, कि आपके पास कोई माल है, साहिब निसाब हैं आप, और आप चाहते हैं कि मैं मुफ्ती साहब के पास ना जाऊं उनसे पूछने के लिए कि भाई मेरी कितनी ज़कात बनती है, ख़ुद घर बैठकर मैं हिसाब कर लूं, तो वो मैं आपको तरीका बताने लगा हूं कि आप एक कागज़ पकड़ लें और उस कागज़ पर इसी तरीके से लिख लें जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं, आप अपनी ज़कात का हिसाब ख़ुद कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है। ज़कात के अमवाल हैं 4। नंबर 1 नकदी, सोना चांदी, तरतीब से लिखते हैं। ये मैं बताने लगा हूं कि आप अपनी ज़कात का हिसाब खुद करें। सोना, ये आपने कागज़ में ऐसे लिखना है, एक कागज़ आप पकड़ लें, अपने घर में ज़कात का हिसाब करने लगे हैं, ऊपर लिखें सोना, नीचे लिखें चांदी, नकदी, माल तिजारत, एक चीज़ 5वीं भी है वो भी अर्ज़ करता हूँ, ये एक खाना ही बना लें, ये एक खाना होगा। ये आपने ऐसे अपने कागज़ पे बना लिया, दाएं तरफ चीज़ें। अब आज मसलन मिसाल के तौर पर 10 रमज़ान है और एक आदमी की ज़कात की तारीख़ है, आज उसको ज़कात का हिसाब करना फ़र्ज़ है, दे भला कुछ दिनों बाद ही, लेकिन आज हिसाब कर ले कि मैं कितने पैसों का आज मालिक हूँ। उसने लिखा सोना, सामने देखे कि उसके पास कितना सोना है, उस सोने की मौजूदा कीमत फ़रोख्त सुनारे से पूछ ले, इतना सोना है कितने का बिकेगा, वो कहते इतने का बिक जाएगा आपका, उतने पैसे लिख ले। मैं मिसाल दे रहा हूँ, 1 लाख रुपया, आज सामने लिखे कि मेरे पास 1 लाख रुपए का सोना है। दूसरा चांदी 1 लाख, मैं आसान ही से लिख रहा हूँ ताकि हिसाब करना आसान हो। तो ये तो हो गया आसान, ये चाहे जेवर की शक्ल में हो सोना चांदी और चाहे वो वैसे डली की शक्ल में हो, लेकिन सोना चांदी है तो लिखेंगे। और तीसरा है उसके पास नकदी। नकदी में क्या करेगा, जितनी नकदी उसके पास मौजूद है, बटवा निकाले जेब से, उसके पैसे गिने, आज कितने पैसे मेरे पास हैं, तो वो लिख ले। मसलन मेरे बटवे में पड़े हुए हैं 20,000 रुपये। अच्छा, दूसरा मेरे पास बैंक में कितने पड़े हुए हैं, बैंक में मेरे पास पड़े हुए हैं 50,000 रुपये, 70,000 रुपया। और तीसरा घर की दराज में मैंने रखे हुए हैं बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करने के लिए, वो पड़े हुए हैं 30,000 रुपये। जितने पैसे आज मेरे पास मौजूद हैं, नेट कैश है, वो सारा नेट कैश अपना जमा करे, तो जमा करते रहेगा, आखिर में 1 लाख बन गया, कि वो कहेगा मेरे पास नकदी 1 लाख है। वाज़ेह बात है, हिंसा फिगर पूरा तो नहीं बनेगा, जो भी बनेगा वो लिखता जाएगा। चौथा माल तिजारत, कि जो मेरे पास तिजारत की चीज़ें हैं वो कितनी हैं। अगर छोटा सा दुकानदार है, छोटा सा आदमी है, छोटा कारोबार है, तो देख ले कि मेरे पास जितनी चीज़ें पड़ी हैं तिजारत की, मतलब एक प्लाट पड़ा है उसके पास, जो उसने ख़रीदा ही इस नियत से था कि ये फॉर सेल है, बेच के फिर पैसा कमाऊँगा। आज वो किसी प्रॉपर्टी डीलर वाले से पूछ ले कि जी मैंने इसकी ज़कात निकालनी है,
मुझे आप बताएं कि इसकी आज कीमत फ़रोख्त क्या है। तो उसने बताया जी आपका प्लाट 50,000 का है मसलन, जी एक मेरा प्लाट और भी है, उसकी कीमत लगा लीजिए वो 20,000 रुपये की है। दुकान भी है मेरी छोटी सी, उसमें जो सामान पड़ा हुआ है उसकी कीमत फ़रोख्त क्या है, वो 30,000 रुपये का। ये सारी कीमतें लगाए, उसके पास माल तिजारत कई किस्म का है, सारा जमा करके आखिर में 1 लाख बन गया इसका भी। अपनी जितनी तिजारतें हैं वो सारी जमा करे उस दिन। और अगर वो बड़े बिजनेसमैन है तो उसके जितने मैनेजर हैं उनको 1 दिन 2 दिन हफ्ता पहले बता दे, कभी 10 रमज़ान मेरी ज़कात की तारीख़ है, आपने 10 रमज़ान को मुझे हिसाब देना है पूरा कि मेरे पास कितना माल तिजारत पड़ा हुआ है, सारा आपने हिसाब देना है। वो अपना उसका सिस्टम कर लेंगे, 10 तारीख को आपको बता देंगे, आप मैनेजर को कॉल करेंगे मेरे इस बिज़नेस में कितना पैसा है माल तिजारत का, तो वो माल तिजारत लिखेंगे। तो ये माल तिजारत में एक चीज़ की वजाहत दोबारा करता हूँ, माल तिजारत में सिर्फ वो माल लिखना है जो बराए फ़रोख्त है, जो बराए फ़रोख्त नहीं है उसके ऊपर ज़कात नहीं है। मसलन आपका बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर है, बहुत बड़ी कपड़ों की दुकान है, मेडिकल स्टोर के अंदर जो आपने कंप्यूटर रखे हुए हैं वो तो बेचने के लिए नहीं है ना, लिहाजा कंप्यूटर की कीमत नहीं लगाएंगे, उन पर ज़कात नहीं है। आपका जो फर्नीचर पड़ा है, लंबा काउंटर पड़ा है, वह काउंटर बराए फ़रोख्त तो नहीं है, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। और डब्बे आपने बनाए हुए हैं उन पर ज़कात नहीं है। इसी तरह हर वो चीज़ जो आपने बेचने के लिए नहीं रखी हुई उसकी कीमत नहीं लगानी। मेडिकल स्टोर में सिर्फ दवाइयाँ जो बेचने के लिए, कपड़े की दुकान में कपड़ा जो बेचने के लिए, जूते की दुकान में जूता जो बेचने के लिए, जो चीज़ें बराए फ़रोख्त नहीं है उनकी कीमत नहीं लगानी, उन पर ज़कात नहीं है। इस तरह अपना टोटल माल तिजारत देखना है तो वो 1 लाख रुपया हो गया। ये हो गई 4 चीज़ें। 5वां है काबिल वसूल कर्ज़े। आपने जो लोगों से कर्ज़े लेने हैं और वो कर्ज़े आपको मिल सकते हैं तो उन कर्ज़ों को भी साथ शामिल कर लें। मसलन 1 लाख रुपया आपने लोगों से लेना है तो 1 लाख, ये काबिल वसूल मैंने इसलिए लिखा है कि बाद दफ़ा ये होता है कि आपने किसी से कर्ज़ा लेना है, वो अगला बंदा इनकारी है, वो कहता मैंने देना ही कोई नहीं, और आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई दस्तावेज़ात नहीं है कि आप साबित करके ले सकें उससे, तो वो कर्ज़ा काबिल वसूल ही नहीं है, उसकी ज़कात नहीं देनी। वो जब वसूल होगा उसी वक्त उसका हिसाब होगा। जो मिलना है भला देर से मिले उसको भी शामिल कर लेंगे। 1 लाख, इसमें कितना हो गया टोटल? ये 5 लाख, 5 लाख हो गया ना। ये 5 लाख रुपए का मैं आज 10 रमज़ान को मालिक हूँ, अब मैंने ज़कात देनी है। इसमें से एक चीज़ मनफी करनी है आखिर में, ये जो मनफी करनी है वो है वाजिबुल अदा कर्ज़। जो कर्ज़े मेरे ऊपर अदायगी उनकी वाजिब है वो मैंने इसमें अब मनफी करने हैं 5 लाख में से। अब वाजिबुल अदा कर्ज़े कौन से हैं? वो बहुत सारे हैं, उनको गिनना शुरू कर देते हैं। मैंने किसी से नकद रकम ली हुई है तो उसको मैं लिखता जाऊँ। मिसाल के तौर पर एक आदमी को मैंने 20,000 देना है, मैं पहले इसको लिख लूँ। वाजिबुल अदा का कर्ज़ा का भी पूरा एक खाना बनेगा, क्योंकि लोगों को जो कर्ज़े मैंने देना है वो बहुत सारी किस्मों के हैं। 20,000 मैंने किसी का देना है, एक कंपनी का मैंने 20,000 देना है, 20,000 नेट कैश था, 20,000 मैंने कंपनी का देना है, और बच्चों की फ़ीसें इस महीने की मैंने देनी है तो वो बच्चों की फ़ीसें मैंने लिख दी 5,000। मकान का किराया मैंने देना है, पिछले महीने इस्तेमाल कर चुका, मैं उसको मकरूज़ हूँ, 5,000 मैंने उसका देना है। और कोई कर्ज़ा मेरे ऊपर किसी किस्म का कर्ज़ा हो सकता है, जो घर वाली मुलाजमा काम करती है, दुकान पे कोई काम करता है, उसकी तनख्वाह रहती है मैंने उसकी तनख्वाह देनी है तो उस मुलाजिम की तनख्वाह लिख दूंगा। बिजली का बिल है वो आया पड़ा है, वो मैंने देना है। गैस का बिल है, जो पैसा मैंने लोगों का देना है तो उनकी एक लिस्ट बना लेंगे, ये आखिर में इनको जमा कर देंगे। ये भी बिलफर्ज बन गया 1 लाख। लेकिन ये सारे आपके कर्ज़े हैं, ये कर्ज़े आपने लिख लिए। अब 5 लाख में से 1 लाख मनफी करते हैं, ये नीचे जगह होगी है, मैं इसको ऊपर ले आता हूँ। 5 लाख टोटल सरमाया बना, आप इधर लिखेंगे टोटल सरमाया, ये अलहदा खाना बना दो। टोटल सरमाया 5 लाख और कर्ज़े लिख दो, जितने मेरे कर्ज़े हैं सारे मिला मुलू के वो बन गए 1 लाख। अब ये मैं मनफी करूँगा, 5 लाख में से 1 लाख मनफी, पीछे बचा 4 लाख रुपए। 4 लाख का मैं मालिक हूँ। अब 4 लाख की मैंने ज़कात देनी है। तरीका 4 लाख तक़सीम 40, क्या जवाब आएगा?
10,000, 10,000। इस 10,000 को गोल दायरा लगा दें कि ये 10,000 रुपये की रकम मेरे ऊपर ज़कात है जो मैंने गरीबों को देनी है। मैं इसको दोहरा देता हूँ। ये आप सब खुद कर सकते हैं घरों में बैठकर। अपनी ज़कात के हिसाब का तरीका, सोना अगर आगे कुछ भी नहीं है तो आप आगे क्रास लिख दें कि मेरे पास सोना कुछ भी नहीं, और अगर है तो उसकी कीमत लिख दें। चांदी अगर है तो उसकी कीमत लिख दें, नहीं तो क्रास लगा दें। और नकदी, कहाँ कहाँ नकदियाँ पड़ी हैं वो सारी जमा करें। फिर माल तिजारत, वो चीज़ जो बराए फ़रोख्त है। इसमें एक अहम मसला ये है, अगर एक प्लाट आपने इस नीयत से ख़रीदा कि मैं बाद में बेचूंगा, लेकिन उसके बाद नीयत बदल गई, तो उस प्लाट की कीमत पर ज़कात नहीं होगी। एक और भी आसानी बताऊं, पहले तो प्लाट ख़रीदते वक्त नीयत नहीं थी उसकी बेचने की उसकी, लेकिन बाद में उसकी नीयत बन गई है तो वो भी फिर ज़कात के माल में शुमार नहीं होता। लेकिन इस मसले को थोड़ा देखना भी चाहिए, अगर बाद में नीयत बन गई। इस मसले को फ़िलहाल रहने दें। अच्छा, और तीसरा है, माल तिजारत में चल रहे थे हम, नकदियाँ माल तिजारत को, हर वो चीज़ जो आपकी काबिल फ़रोख्त है उसको आप लगा दें, जो काबिल फ़रोख्त नहीं है वो माल तिजारत नहीं है, वो ना लगाएं। काबिल वसूल कर्ज़े, जो कर्ज़े आप वसूल कर सकते हैं, आपके पास सबूत है या अगला मानता है, वो ये टोटल की कीमत जमा करें, ये 5 लाख हो गया। इसमें से वो कर्ज़े मनफी कर दें जो आपने लोगों के देने हैं, वो किसी शक्ल में हों, कारोबारी कर्ज़े हैं, ज़ाती कर्ज़े हैं, बच्चों की फ़ीसें हैं, मुलाजमा की तनख्वाहें हैं, मकान का किराया है, आप मकरूज़ तो हैं ना, वो भला आपने बाद में देने हैं, उसने आपको कहा वो अभी 2 साल बाद देना, आप उसको अभी मनफी कर दें। 5 लाख में से 1 लाख या बाकी 4 लाख, 4 लाख को 40 पे तकसीम करें, जो जवाब है वो ज़कात है। इसमें एक परेशानी आप हज़रात को होगी, इसलिए मैंने 5वां नंबर अलग से लिखा था। वो ये है कि एक आदमी ने मुझे अभी कर्ज़ा दिया ही नहीं है, तो मैं उसकी ज़कात कैसे दूँ? मसलन कर्ज़ा मैंने लेना है 10 लाख रुपए, और 10 लाख की अच्छी खासी ज़कात बन जाती है, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मैं ज़कात कैसे दूँ? इसमें शरीयत की तरफ से ये इजाज़त है कि मैंने 5वां नंबर आखिर में इसीलिए लिखा था कि आप सिर्फ 4 चीज़ें लिखें। 4 चीज़ें 4 लाख की बन गई थी। 4 लाख आप अपना टोटल सरमाया समझें, 5 लाख ना समझें, यानी जो आपने कर्ज़े वसूल करने मिले नहीं है आप उनको समझें मैंने ज़कात नहीं देनी, आसानी के लिए बता रहा हूँ। टोटल 4 लाख हो गए। उस 4 लाख के अंदर जो आपने लोगों को कर्ज़े देने हैं, भला देर से देने हैं, वो मनफी कर दें। 4 लाख में से 1 लाख या 3 लाख, 3 लाख की आप ज़कात अभी दे दें। वो जो है ना कर्ज़े वसूल होने वाला 1 लाख, ये काबिल वसूल कर्ज़ा, उसकी आप ज़कात ना दें, आपको इजाज़त है इसकी। जब वो कर्ज़ा आपको वसूल हो, मसलन आपको वो 1 लाख रुपये मिला 3 साल बाद, तो 3 साल तक आप इसकी ज़कात ना दें। जब वसूल होगा उस वक्त फिर पिछले सालों की ज़कात भी देनी होगी। 3 साल बाद आपको 1 लाख वसूल हुआ, आप 3 साल बाद 1 लाख वसूल कर लें, आपके हाथ में पैसा आ गया है, अब तो आप ज़कात दे सकते हैं। पिछले 3 सालों की ज़कात भी आप देंगे। चूँकि उस वक्त मुश्किल होता है इकट्ठे इतने सालों की ज़कात देना, इसलिए मैंने अभी साथ ही लिख दिया। अगला हमारा उन्वान था दुकान की ज़कात, ये तीसरा हमारा उन्वान है, दुकान की ज़कात का तरीका। ये अलग उन्वान हमने इसलिए लिखा था कि आमतौर पर लोग दुकानदार हैं, तो उनके लिए बड़ा आसान सा है, दुकान में जो सामान पड़ा हुआ है आप उसको पहले लिखें, मौजूदा माल तिजारत। ये सिर्फ दुकान का हिसाब बता रहा हूँ, बाकी चीज़ों का नहीं, सिर्फ आपके पास दुकान और कुछ भी नहीं है आपके पास, वो दुकान है जिसकी वजह से आप पर ज़कात बनती है। मौजूदा माल तिजारत लिखें, काबिल वसूल कर्ज़े लिखें, और मौजूद रकम लिखें जो आपके गले में पड़ी है। आप देखें आपकी दुकान है मसलन कपड़े की, कपड़ा कितने का पड़ा है जिसकी कीमत फ़रोख्त लगाई जाएगी। आपके काबिल वसूल कर्ज़े कितने हैं, ये 100 रुपये का है, काबिल वसूल कर्ज़े 100 रुपये के हैं, मौजूद रकम गले में पड़ी है 50 रुपये है, 250 है। 250 में से आपने कर्ज़े देने कितने हैं दुकान के, सिर्फ दुकान का हिसाब हो रहा है। 250 में से 50 रुपये आपने कर्ज़ा देना है, मनफी कर दें, 200 हो गया। 200 की ज़कात देनी है, इसको 40 पे तकसीम कर दें, जवाब कितना आया? 5 रुपये। ये कोई अलग से मुश्किल नहीं है, ये पहले आपको मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, लेकिन मैंने इसलिए लिखा है कि एक आदमी को सिर्फ दुकान और कुछ भी नहीं है, वो उसी दुकान की ज़कात देना चाहता है, तो दुकान का काफ़ी दुकान है तो हर दुकान का अलग अलग हिसाब भी ऐसे कर सकता है। ये गोया कि मैंने आपको कोई नई चीज़ नहीं अभी अर्ज़ की, ये मेरी पिछली चीज़ों में से ही निकाली हुई एक चीज़ है कि दुकान का हिसाब करना है तो दुकान में जो माल तिजारत पड़ा है उसकी कीमत लगा लें।
आपने जो कर्ज़े वसूल करने हैं दुकान के वो लिख दें, दुकान के गले में जो पैसे पड़े हैं वो लिख दें, टोटल रकम होगी। दुकान की मद में जो कर्ज़ा देना है वो मनफी कर दें, बाकी जो रकम आ जाएगी ये आपकी सिर्फ उस दुकान का हिसाब है। बाकी जो घर में पैसे पड़े हैं, जेवर पड़े हैं, वो अलग चीज़ है। एक दुकान का हिसाब आपके लिए निकल आया। ये 3 उन्वान हो गए। चौथा उन्वान था हमारा ज़कात के मसारिफ। मसारिफ कहते हैं कि ज़कात कहाँ कहाँ आप दे सकते हैं। मसारिफ का मानो सर्फ करने की जगह, खर्च करने की जगह। ज़कात के मसारिफ में क्या चीज़ है? एक बस ये तो बिल्कुल आसान सी चीज़ है, ज़कात हमेशा किसी इंसान को दी जाती है, किसी चीज़ को नहीं दी जाती। ज़कात इंसान को दी जाती है, किसी चीज़ को नहीं दी जाती। क्या मतलब? इंसान गरीब है, आप उसको ज़कात दे सकते हैं। आप मस्जिद को बरह रास्त ज़कात नहीं दे सकते, मस्जिद एक चीज़ है। आप किसी हस्पताल में बरह रास्त ज़कात नहीं दे सकते, हस्पताल एक चीज़ है। किसी मदरसे में आपने जाकर पंखा लेकर दे दिया ज़कात में, ये जो आपने पंखा लेकर ज़कात में दिया है किस इंसान को आपने दिया है? वो तो आपने मस्जिद को दिया है। मस्जिद में तो सारे इस्तेमाल करेंगे, उसका तो कोई मालिक ही नहीं है। जो आदमी कहे जी पंखा मेरा है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। लिहाजा इस तरह ज़कात अदा नहीं होती। आप अपने पैसों में से मस्जिद मदरसे को कोई चीज़ ज़कात की देना चाहते हैं, आप वो डायरेक्ट चीज़ लेकर मस्जिद मदरसे को कभी ना दें कि आपने कोई चीज़ ख़रीदी और मदरसे में जाकर जनरेटर दे दिया, ज़कात की रकम में लिख दिया, आपकी ज़कात अदा नहीं हुई। तो फिर कैसे करें? फिर उसका तरीका ये है, आप मस्जिद मदरसे में जाएं, उनको पैसा दें या चीज़ दें और उनको बताएं कि ये ज़कात का है। वहाँ मदरसे की जो भी माली उमूर की इंतज़ामिया होती है, मोहतमिम है, दफ्तर वाला है, उसको बताएं ये ज़कात का है। फिर वो उसकी तमलीक करवाते हैं। तमलीक एक इस्तिलाही लफ्ज़ है कि वो एक ख़ास मरहले से उसको गुजारते हैं, तो फिर उस पंखे का मस्जिद में लगना जायज़ हो जाता है। लिहाजा मस्जिद मदरसे में कभी बरह रास्त चीज़ ला कर ना दे दें कि ये जी इस्तेमाल कर लो, मस्जिद में ज़रूरत है पंखे की, मेरी तरफ से 3 पंखे हो गए, उन्होंने आपके पंखे उठाए और सीधे मस्जिद में लगा दिए, आपकी ज़कात अदा नहीं हुई। आप उनको बताएं कि ये ज़कात के हैं, वो आपसे वसूल करेंगे, फिर उनकी वो तमलीक करेंगे, फिर तमलीक करके लगाएंगे। ऐसे ही पैसा देने गए हैं, डायरेक्ट पैसा देकर आए और आपने बताया भी नहीं ज़कात का है, ये भी गलत है। क्योंकि अगर उन्होंने आपके पैसे उठाकर उस्ताद की तनख्वाह दे दी, आपकी ज़कात अदा नहीं हुई। अगर उन्होंने आपके पैसों से उठाकर पंखा खरीद लिया, ट्यूब खरीद ली, आपकी ज़कात अदा नहीं हुई, भला आप पैसे देकर आए हैं। आप उनको बता कर आए कि ज़कात की रकम है। जब आप रसीद लेते हैं ना, मुँह में लिखा होता है मद, ये किस मद में आपने पैसे दिए हैं? ज़कात है, अतिया है, हिबा है, उस पर भी लिखा होता है गलों के ऊपर भी अतियात इस खाने में डालें, सदका ज़कात इस खाने में डालें। तो वो अलग अलग होते हैं। आप जब मस्जिद मदरसे में ज़कात उशर के पैसे दें, बताएं ये ज़कात और उशर के हैं, फिर आपकी अदा हो गई। बस आप उनको बता कर आ गए, आपकी तरफ से अदा है, आगे वो ख़ुद उसका इंतज़ाम करेंगे। तो ज़कात दी जाती है इंसान को। अगर आपने ख़ुद किसी गरीब इंसान को देनी है तो कौन से गरीब इंसान को दे सकते हैं? ये पहचानना बिल्कुल आसान है। जिस आदमी के पास सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत, एक चीज़ और, ज़रूरत से ज़ायद सामान, ये यहाँ 5 चीज़ें हो जाएंगी। 1 2 3 4 5। ये मैं आपको मुस्तहिक़ ज़कात इंसान बता रहा हूँ। कौन सा इंसान मुस्तहिक़ ज़कात है जिसको आप ज़कात दे सकते हैं, और कौन सा मुस्तहिक़ है जो ज़कात ले सकता है। ये चीज़ें है ना, ये सारे मिलाकर भी उसके पास 52.5 तोले चांदी की कीमत को नहीं पहुँचते, ये आदमी ज़कात का मुस्तहिक़। ये 5 चीज़ें, सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत, ज़रूरत से ज़ायद सामान। ज़रूरत से ज़ायद का क्या मतलब है? एक आदमी का प्लाट पड़ा हुआ है, भला उसने उस पर कोई चीज़ बनानी है, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत से ज़ायद है, उसकी कीमत लगाएंगे। एक आदमी को घर में ऐसे बर्तन पड़े हुए हैं जो कभी इस्तेमाल ही नहीं हुए, वो ज़रूरत से ज़ायद उनकी कीमत लगाएंगे। तो ये 5 चीज़ें हैं, इसके पास इनमें से कुछ कुछ होंगी, यकीनन गरीब ऐसे ही होते हैं। कुछ सोना होगा, कुछ ज़रूरत से ज़ायद सामान होगा, कुछ नकदी होगी। तो ये टोटल चीज़ें देखें कि इन सारों की अगर कीमत मिलाई जाए तो ये 52.5 तोले चांदी के बराबर कीमत बनती है, यानी 70,000 रुपये मसलन। क्या 70,000 रुपये की बनती हैं? अगर 70,000 की बनती हैं तो ये मुस्तहिक़ नहीं है, आप इसको ज़कात नहीं दे सकते, और ये शख्स ज़कात किसी से ले भी नहीं सकता।
अगर ये 70,000 से सारी मिलाकर भी कम बनती हैं तो फिर इस आदमी को आप ज़कात दे सकते हैं, ये मुस्तहिक़ ज़कात है। आसान हो गया। सोना चांदी नकदी माल तिजारत ज़रूरत से ज़्यादा सामान, आजकल मोबाइल भी ज़रूरत है आदमी की, और घर का फ्रिज भी उसकी ज़रूरत है, मोटरसाइकिल भी उसकी ज़रूरत है, और जो घर में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसकी ज़रूरत ही हैं। ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ पड़ी हो, जैसे मैंने मिसाल दी, बर्तन पड़े हैं साल हो गए इस्तेमाल ही नहीं होते, बिस्तरे पड़े हैं इस्तेमाल ही नहीं होते, उनकी कीमत लगाएंगे। अगर ये टोटल कीमत 70,000 रुपये को बन जाती है ज़कात न दें, अगर नहीं बनती तो फिर आप दे सकते हैं, वो ले भी सकता है। अब इसका ये भी सवाल पैदा होता है, मैं अगले से कैसे पूछूंगा कभी तेरे घर में क्या कुछ है बता। उसका इंसान इतना ही पाबंद है कि अगर कोई गरीब आदमी आपके पास चल कर आ गया, उसने आपको कहा जी मैं गरीब हूँ मुझे ज़कात दे दो, ज़हरी हुलिये से भी लगता है और आपके पास कोई सबूत भी नहीं है उसके ज़कात का मुस्तहिक़ ना होने का, आपको जांच पड़ताल की ज़रूरत नहीं, आप दे दें, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। या आपके करीब कोई आदमी रहता है, आपने अपने लिहाज से उसका मोटा मोटा अंदाज़ा लगाया और लगवाया, तो आपको अपनी तहकीक से पता चला, अपने लिहाज से तहकीक करने से कि यह आदमी मुस्तहिक़ ज़कात है, आपने दे दिया। और बाद में अगर किसी आदमी को आपने मुस्तहिक़ समझ कर ज़कात दी, जैसे एक आदमी ने कहा मैं गरीब हूँ मुस्तहिक़ हूँ मुझे ज़कात दो, आपने दे दी, बाद में पता चला वो तो मुस्तहिक़ था ही नहीं, आपकी ज़कात अदा हो गई। आपने किसी गरीब को मुस्तहिक़ समझकर अपनी तहकीक के मुताबिक मुस्तहिक़ समझकर ज़कात दे दी, बाद में पता चला ये तो मुस्तहिक़ नहीं था, आपकी ज़कात अदा हो गई। बस आप अपने लिहाज से जो तहकीक कर सकते हैं वो करके तसल्ली करके उसको दें, बाद में गलत भी निकले तो कोई बात नहीं। यहाँ एक मसले का बताना बहुत ज़रूरी है, जैसे ये मसला ज़रूरी था कि बाद दफ़ा वो बाद में गैर मुस्तहिक़ निकल आया, ज़कात अदा हो गई। दूसरा मसला अगले के साथ मैं इसको अर्ज़ करता हूँ, यह हमारा आखिरी उन्वान है, वो है रिश्तेदारों को ज़कात देना। ये सबसे अहम मसला है, कसरत से लोग पूछते हैं। जहाँ ये आखिरी हमारा उन्वान है वहाँ अहम भी है, और जहाँ अहम है वहाँ आसान भी है, आसान भी नहीं आसान तरीन है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस रिश्तेदार को ज़कात लगती है और किस किस को नहीं लगती। पांचवा उन्वान, मुस्तहिक़ रिश्तेदारों की पहचान। बस इधर लिखो, मुस्तहिक़ रिश्तेदारों की पहचान। ये लिखा ही नज़र नहीं आ रही मेरे ख्याल में, ये मैंने लिखा है मुस्तहिक़ रिश्तेदारों की पहचान। आप चाहते हैं कि मैं अपने किसी रिश्तेदार को दे दूं, गरीब है, मेरी बहन है, बेटी है, खाला है, तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिश्ता ऐसा है कि जिस रिश्ते को ज़कात दी जा सकती है और कौन सा रिश्ता ऐसा है जिसको ज़कात नहीं दी जा सकती। ये लोग कसरत से पूछते हैं और परेशानी का शिकार भी होते हैं। जो आज मसलन खाला के बारे में मुझसे पूछ गए, कल मामों के बारे में पूछने आ जाएंगे, परसों भाई के बारे में पूछने आ जाएंगे। मैं आपको ख़ुद ऐसा फ़ार्मूला बता देता हूँ कि जिस फार्मूले से आप ख़ुद पहचान लिया करेंगे कि किस रिश्तेदार को कौन सा रिश्तेदार मुस्तहिक़ होता है और कौन सा मुस्तहिक़ नहीं होता। बिल्कुल आसान है। उसूल और फ़ुरू, ये एक इंसान है, समझे, ये मैंने एक ज़कात देने वाला इंसान है, एक इसके उसूल हैं और एक इसके नीचे इसके फ़ुरू हैं। ये एक इंसान समझ लें जिसने ज़कात देनी है। मैं एक इंसान, एक मेरे उसूल हैं, मैं इसकी इस तरह तशरीह करता हूँ, एक मेरे फ़ुरू हैं। उसूल और फ़ुरू को ज़कात नहीं दे सकते, बाकी हर रिश्तेदार को दे सकते हैं। उसूल का मतलब होता है जड़ बुनियाद, जड़। उसूल आप सादे लफ्ज़ों में समझें, उसूल लफ्ज़ी तर्जमा है उसूल का है जड़ बुनियाद, फ़ुरू का मतलब है शाखें, ये इसका तर्जमा है। लेकिन मैं आपको सादी लैंग्वेज सादी ज़ुबान में अर्ज़ करता हूँ, उसूल का मतलब जिनसे मैं पैदा हुआ, वो मेरे ऊपर हुए ना, चूँकि मेरे वालिद मेरी वालदा ये मेरे से बड़े हैं, ये मुझे मेरे वो अफराद हैं जिनसे मैं पैदा हुआ हूँ। आगे मेरी बेटी मेरा बेटा, ये मेरे फ़ुरू हैं, ये मुझसे पैदा हुए। अब आसान लफ्ज़ों में अब यूँ कहें, जिनसे मैं पैदा हुआ हूँ उनको मैं ज़कात नहीं दे सकता, ये उसूल हैं। जो मुझसे पैदा हुए हैं ये मेरे फ़ुरू हैं, मैं इनको ज़कात नहीं दे सकता, बाकी हर रिश्तेदार को दे सकता हूँ अगर वो मुस्तहिक़ ज़कात है तो। अब मेरे उसूल कौन हैं? मेरी वालिदा, मैं अपनी वालदा से पैदा हुआ हूँ, फिर मेरी वालदा की जो वालिदैन हैं, नानी नाना, मैं इनसे पैदा हुआ हूँ, क्योंकि अगर मेरी नानी नाना ना होते तो मैं पैदा ना होता। मेरी परनानी परनाना ये ना होते तो मैं पैदा ना होता। ये सारे मेरे उसूल हैं। वालदा की तरफ से ऊपर चलते चले जाएं। दूसरा, वालिद की तरफ से ऊपर चलना शुरू करें। वालिद को मैं ज़कात नहीं दे सकता क्योंकि मेरे उसूल में है।
वालिद के आगे वालिदैन है, दादी दादा। मैं अपने दादी दादा से पैदा हुआ हूँ, क्योंकि अगर वो ना होते मैं पैदा ना होता। दादी दादा को ज़कात नहीं दे सकता, परदादी परदादा को नहीं दे सकता। वालिदा और वालिद इनको ऊपर आप लेते चले जाएं, इनसे, क्योंकि इनसे मैं पैदा हुआ हूँ, इनको मैं ज़कात नहीं दे सकता। फुरू जो मुझसे पैदा हुए हैं, वो मुझसे सिर्फ मेरी बेटी और मेरा बेटा पैदा हुआ। मेरी बेटी, मैं अपनी बेटी को ज़कात नहीं दे सकता। बेटी से आगे जितने पैदा होंगे, नवासी नवासा, ये सारे मुझसे पैदा हुए ना, क्योंकि मैं ना होता ये पैदा ना होते, मैं इन सबको ज़कात नहीं दे सकता। दूसरी तरफ मेरा बेटा है, मैं बेटे को ज़कात नहीं दे सकता। बेटे के आगे रिश्ते हैं, यानी उसकी औलाद, बेटे के आगे औलाद है, उसका बेटा बेटी पोती पोता मेरे हो गए, पड़पोता पड़पोती हो गए, इन सबको ज़कात नहीं दे सकता। दो लफ्ज़ों में कहा जा सकता है, जिनसे मैं पैदा हुआ हूँ और जो मुझसे पैदा हुए हैं, इन दो रिश्तों को ज़कात नहीं दे सकता मैं, बाकी सबको दे सकता हूँ। बाकी सब में कौन कौन है? मेरा भाई है, मैं अपने भाई से तो नहीं पैदा हुआ, नहीं, बिल्कुल नहीं पैदा हुआ। मैं अपनी बहन से तो नहीं पैदा हुआ। मेरा भाई मेरे उसूल में नहीं है कि मैं उससे पैदा हुआ हूँ, और मेरे भाई ऐसा भी नहीं है कि मेरा भाई मुझसे पैदा हुआ हो, लिहाजा मैं भाई को ज़कात दे सकता हूँ। मेरी बहन है, मैं अपनी बहन से पैदा नहीं हुआ, मेरी बहन मुझसे पैदा नहीं हुई, वो मेरे माँ बाप से पैदा हुई है, लिहाजा मैं उसको ज़कात दे सकता हूँ। मेरी खाला है, मेरी माँ की बहन ज़रूर है, लेकिन मैं खाला से पैदा तो नहीं हुआ, खाला ना होती मैं फिर भी पैदा होता, लिहाजा खाला को ज़कात दे सकता हूँ। मेरा चाचू है, मेरे वालिद का भाई ज़रूर, लेकिन मैं अपने चाचू से पैदा तो नहीं हुआ, कि अगर मेरा चाचू ना होता मैं फिर भी पैदा होता, लिहाजा चाचू को ज़कात दे सकता हूँ। इसी तरह मामू है, मामू को दे सकता हूँ। भांजा है, मैं अपने भांजे से पैदा नहीं हुआ, मेरा भांजा मुझसे नहीं पैदा हुआ, तो मैं ज़कात दे सकता हूँ। अब ये आप इसको फैलाते जा सकते हैं, यानी ऊपर वाले रिश्तों को नहीं दे सकते, नीचे वालों को नहीं दे सकते, दाएं बाएं जितने हैं, जैसे मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरी खाला है, मेरा चाचू है, इन सब को ज़कात दे सकता हूँ। इसमें एक मसला सिर्फ दरपेश होता है, जो मैं पहले बताने लगा था, अब मैंने रोक लिया था, वो इसलिए कि बाद दफ़ा इंसान अपने करीबी रिश्तेदार को या करीबी दोस्त को ज़कात देना चाहता है, मगर ये कहते हुए शर्माता है कि ये ज़कात है, और अगला लेते हुए शर्माता है, चाहे वो रिश्तेदार हो या कोई गहरे ताल्लुक़ वाला दोस्त हो। ऐसे मौके पर आदमी किस मुंह से कहे ये ज़कात है? शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है। आप उसको ज़कात के पैसे देते हुए दिल में नीयत ये रखें कि मैं ज़कात दे रहा हूँ, ज़ुबान से उसको कोई लफ्ज़ भी कह दें, शरीयत अगले के जज्बात को ख्याल रखने के लिए इजाज़त देती है। मसलन मेरा भाई मैंने देखा बहुत गरीब है, हालात उसके बहुत डाउन है, वो अपनी बेटी की शादी करने लगा है और वो मुस्तहिक़ ज़कात है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ज़कात से अपने भाई की मदद कर दूँ। अब मैं भाई को यह नहीं कहता ज़कात है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको 50,000 रुपया देता हूँ। तो मैं उसको ऐसे पकड़ा के कहता हूँ, भाई ये कर्ज़ा नहीं है, वापस ना करना, बस रख लो, ये मेरी तरफ से हदिया है, इमदाद है, कोई चीज़ है। मेरे दिल में नीयत ये है कि मैं उसकी इज़्ज़त नफ्स को बचाने के लिए ज़कात का लफ्ज़ नहीं बोल रहा है, ज़कात ही शरअन मेरी ज़कात अदा हो गई। ऐसे मेरी खाला गरीब है, मैं ईद के मौके पर किया, अब मैं उसको चाहता हूँ कि मैं उसको कोई 2-3 सूट दे कर आऊँ। मेरे दिल में आता है कि मैं उसको कैसे कहूँ कि खाला ये ज़कात है, और वो है बेचारी मुस्तहिक़, उसको कपड़ों की ज़रूरत है, मैंने उसको 2 सूट दिए और कुछ भी नहीं कहा कि बस खाला रख लो, मेरी तरफ से हो गए, या कोई और लफ्ज़ कह दिया, हदिया हो गया, ईदी हो गई, लेकिन मेरे दिल में था मैं ज़कात दे रहा हूँ, तो मेरी ज़कात अदा हो गई। ये हमारे 5 उन्वानात मुकम्मल हो गए, और हमारा जो दौरानिया था वो भी पूरा हो गया। कोई साहिब मसला पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है।